सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें आदिकाल। अब आदिकाल जो है हमने पूरा पढ़ लिया है। आदिकाल वैसे तो पूरा का पूरा आदिकाल हमने जो हिंदी साहित्य का इतिहास नामक प्लेलिस्ट है उसमें आप देखोगे तो उसमें सारा आदिकाल हमने पढ़ लिया है। लेकिन आज क्या है, आदिकाल के लिए हम शुरू कर रहे हैं आदिकाल के विषय में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न। भाग 1 नंबर ये क्लास है, 1 नंबर मैंने यहाँ लिख दिया, यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो भी परीक्षाओं में टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, ग्रेड सेकंड और जो भी एग्ज़ाम जितने भी कॉलेज लेक्चरर्स के हैं या कोई भी स्टेट का टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम है, सभी क्वेश्चन जो है हम देखेंगे कि आदिकाल के विषय में कैसे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं और किस प्रकार से वो, तो सभी हम देखेंगे। तो इससे आपकी तैयारी और जो है वृद्धि होगी। और एक प्लेलिस्ट हम अलग से बनाएंगे पिछले वर्षों की कीजिए यहाँ पे की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो हैं, तो उसमें ये क्लासेज हम डालेंगे, तो आप वहाँ जाके इन्हें देख सकते हैं। तो मैं आनंद पारिक और हमारा ये यूट्यूब चैनल स्टडी फ्लाई, अगर क्लास आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम आदिकाल के विषय में जो भी क्वेश्चन पिछले वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये नंबर, अब यहाँ पर ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये 41 नंबर। तो ये जैसे मतलब आरपीएससी की 2022 की जो संस्कृत शिक्षा की फर्स्ट ग्रेड हुई थी उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैंने वहाँ से जब आरपीएससी से वो पेपर डाउनलोड करके इसका जो लिया, यहाँ जो ये स्क्रीनशॉट इसका लिया, तो ये प्रश्न 41 नंबर उसमें है। लेकिन हमारे दृष्टिकोण से ये पहला प्रश्न होगा। तो क्या है प्रश्न, ये है कि प्रदत्त विकल्पों में से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार कौन है। सबसे पहले एक बात और समझिए आप क्लास शुरू करने से पहले, कि मैं इसका उत्तर हाथ का हाथ बताऊंगा, साथ के साथ इसका उत्तर बताऊंगा। आप अगर इसका आंसर खुद से देना चाहते हैं, अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पॉज करके और इसका आंसर आप लगा सकते हैं और मिलान कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं रुकूंगा, ज़्यादा देर हम रुकेंगे, तो वीडियो जो है अनावश्यक रूप से जो है इसकी वृद्धि हो जाएगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं, तो आपके पास ऑप्शन रहता है पॉज का, तो आप पॉज करके उसका आंसर अच्छी तरह से सोच सकते हैं, दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा 1 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, प्रदत्त विकल्पों में से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार कौन है। विकल्प क्या है, नंबर 1 शिव सिंह सेंगर, 2 जॉर्ज ग्रियर्सन, 3 आचार्य शुक्ल और चौथा जो ऑप्शन है गारसादे तासी। तो आप इसका आंसर पॉज करके लगा सकते हैं कि सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहासकार कौन है। सबसे पहला प्रथम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 जो हुई थी संस्कृत शिक्षा विभाग में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ना ही मैं ये बताऊंगा अब आगे, हमें देखिए ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाना है। तो मैं क्वेश्चन कहाँ पर कैसे पूछा गया मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन सारे ऑनलाइन मौजूद हैं और आप कोई भी पेपर उठाकर उसकी साइट से देख सकते हैं। या टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड हमारे राजस्थान में बोलते हैं आरपीएससी, और अन्य स्टेट में वो टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम बोल देते हैं। और कॉलेज लेक्चरर, जो केंद्रीय विद्यालय, सभी में पूछे गए क्वेश्चन एकत्रित यहाँ पर किए हैं। तो आप इसका आंसर लगाइए, मैं इसका उत्तर बताने जा रहा हूँ। प्रदत्त विकल्पों में से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार कौन है, गारसादे तासी। सबसे पहले जो इतिहास ग्रंथ लिखा वो किसने लिखा, गारसादे तासी ने लिखा। इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी, एक गारसादे तासी ने फ्रेंच भाषा में अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। उसके बाद शिव सिंह सेंगर 1883 में लिखते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन 1889 में लिखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1929 ईस्वी में
शुक्ल लिखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, उसी से संबंधित टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन है? दूसरा हमारा क्वेश्चन देखिए, रामचंद्र शुक्ल, गारसा दैतासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु। वही क्वेश्चन है, वैसा का वैसा ही पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है, एक बार जो है केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाओं में भी ये पूछा गया है। तो प्रथम लेखक आप आंसर लगाइए पॉज करके वीडियो को, मैं बताता हूँ। तो प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक हैं गारसा दैतासी, और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो है इस्तवार देखिए देख लेते हैं। गारसा दैतासी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, ये ग्रंथ लिखा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात करने वाले कौन? गारसा दैतासी। इस रचना का प्रकाशन गारसा दैतासी ने जो लिखी, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड ने किया। इसकी 14 पृष्ठों की भूमिका गारसा दैतासी ने बनाई है। अंग्रेजी वर्णानुक्रम पद्धति से लिखित है। एक बात आपने ये ध्यान रखनी है कि गारसा दैतासी का इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ जो है अंग्रेजी वर्णानुक्रम पद्धति से लिखित है, अल्फाबेटिकली ये लिखित है ABCD के हिसाब से। 738 कवियों का इसमें परिचय गारसा दैतासी ने दिया है, और हिंदी के रचनाकार 72 हैं, से सभी इन्होंने उर्दू के रचनाकार इसमें सम्मिलित किए हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक हैं गारसा दैतासी। यह क्वेश्चन आपको मिल सकता है, आपकी आगामी जो परीक्षाएं हैं उसके पेपर में आपको ये हूबहू कितनी बार पूछा गया है। देखिए आगे देखिए, ये हमने इसका विस्तार से देख लिया है। हिंदी साहित्य, तीसरा हमारा क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य, मैं इस पे कोई भी मार्क नहीं करूंगा ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लें तो इसका जो है अभ्यास आप बार बार कर सकें। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो वही क्वेश्चन, और आप सबको इसका उत्तर भी पता है। ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी गारसा दैतासी, सी रामचंद्र शुक्ल और डी मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? देखिए यही ऑप्शन है, और बिल्कुल थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है। टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दैतासी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। तो अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात होता है गारसा दैतासी से। गारसा दैतासी ने ग्रंथ लिखा था इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। और ये देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात इस ग्रंथ से है। हमारा अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, ये प्रश्न हमारा देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, गारसा दैतासी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर बिल्कुल आंसर आपके सामने, गारसा दैतासी इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास करने वाले, और इन्होंने ग्रंथ लिखा था इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। 5 नंबर हमारा प्रश्न देखिए, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? हम पहले भी देख चुके हैं। तो ऑप्शन ए गारसा दैतासी, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी शेक्सपियर, डी विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी जो ये ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम आपको बताना है। तो आप उत्तर लगाइए, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे गारसा दैतासी ऑप्शन ए होगा। तो इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ गारसा दैतासी ने लिखा। पीजीटी एग्जाम 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ देखिए, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा का ग्रंथ, इस्तवार यानी हिस्ट्री, इतिहास,
द ला लिटरेचर साहित्य, लिटरेचर साहित्य। एंदोई का अर्थ है हिंदुई या हिंदुई, हिंदी भाषा जिसमें संस्कृतनिष्ठ शब्द या तत्सम शब्दों की प्रधानता थी, हिंदू बोलते थे। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। उर्दू मिश्रित, जिसमें उर्दू मिश्रित शब्द ज़्यादा थे और भारतीय मुसलमानों की ये भाषा थी। हिंदी अर्थ इस पुस्तक का क्या होगा? हिंदुस्तानी एवं हिंदुई साहित्य का इतिहास। ये ग्रंथ लिखा किसने? गारसादे तासी ने। तो आगे चलिए, 6 नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है गारसादे तासी के इतिहास ग्रंथ द ला, यहाँ इस्तवार भी लिखा नहीं था, इस्तवार। द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? दूसरे संस्करण की बात हो रही है यहाँ पे गारसादे तासी के ग्रंथ की। और ऑप्शन ए 1848 दे रखा है, बी है 1868 ईस्वी, सी 1871 ईस्वी और डी 1888 ईस्वी। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी 2 संस्करणों में आपको पता होना चाहिए। ये जो 2 भाग इसके प्रकाशित हुए थे। और दूसरा संस्करण इसका कब प्रकाशित हुआ था? यहाँ पर दूसरे संस्करण की बात यहाँ चल रही है, तो कब प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन सी 1871 ईस्वी में जो है द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण जो है प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 1871 ईस्वी में। टीजीटी परीक्षा 2021 में ये पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी ग्रंथ जो गारसादे तासी ने लिखा वो 2 भागों में। प्रथम संस्करण जो इसका प्रकाशित हुआ जिसमें इसके 2 भाग थे। पहला भाग 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में। यह पुस्तक प्रथम बार छपी, 2 भागों में थी। प्रथम संस्करण 1839 और दूसरा भाग जो है वो 1847 ईस्वी। संस्करण का अर्थ यहाँ पर यह होगा कि जो पुस्तक दूसरा संस्करण यानी कि पुस्तक दूसरी बार छपना। अब ये देखिए, ये तो इसके भाग हैं, ये तो इसी का ही भाग है। पहला भाग, दूसरा भाग प्रथम संस्करण में आ जाएगा। 2 भागों में ये ग्रंथ है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इस ग्रंथ के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। इसमें इसे 3 भागों में विभक्त कर दिया गया, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ये कहना है। क्योंकि प्रथम संस्करण में जहाँ ये पुस्तक जो है 2 ही भागों में छपी थी, पहला भाग और दूसरा भाग। वहीं जो द्वितीय संस्करण इसका प्रकाशित हुआ 1871 ईस्वी में, तो उसमें कुछ सुधार करके त्रुटियों का सुधार किया गया और कुछ जो है और चीज़ें इसमें सम्मिलित की गई। पुस्तक बड़ी हो गई और 3 भागों में विभक्त इसे कर दिया गया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने ग्रंथ में ये बात इसके विषय में कही है। अगला हमारा प्रश्न देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा पूछी गई है? गारसादे तासी के ग्रंथ की। ऑप्शन ए अंग्रेजी, बी फ्रेंच, सी जर्मनी, डी उर्दू। किस भाषा में लिखा गया? साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम जो है इतिहास लेखन किस भाषा में हुआ? तो किस भाषा में हुआ? बिल्कुल आसान प्रश्न है, बी फ्रेंच भाषा में। देखिए, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन फ्रेंच भाषा में हुआ। फ्रेंच विद्वान थे कौन? गारसादे तासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो है फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखा। और इनकी पुस्तक हमने जैसे कि देखा 1838 ईस्वी में पहला भाग और दूसरा भाग 1839 ईस्वी में पहला भाग और दूसरा भाग इसका प्रकाशित हुआ। इसका दूसरा संस्करण हुआ प्रकाशित 1871 ईस्वी में, जिसमें इसके 3 भाग हो गए थे, 3rd भाग। ठीक है, तो ये है फ्रेंच भाषा में हुआ सर्वप्रथम इतिहास लेखन।
आगे देखिए, हिंदुस्तानी साहित्य, 7 नंबर हमारा प्रश्न है, 7 नहीं 8 नंबर। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दैतासी किसके विद्वान थे? यह भी पूछा गया प्रश्न है। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दैतासी किसके विद्वान थे? ए अंग्रेजी के थे, बी फ्रांसीसी थे, सी स्पेनिश और डी जर्मन। तो किस भाषा के विद्वान जो है गारसा दैतासी थे? तो बिल्कुल आसान, सी बी जो है इसका आंसर होगा। फ्रांसीसी विद्वान थे, फ्रेंच विद्वान थे। गारसा दैतासी क्या थे? फ्रेंच विद्वान थे। देखिए, तासी के ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखित है और उसका ग्रंथ का हिंदी संबंधी जो अंश था, हिंदी के जो 72 कवि उन्होंने रखे, संबंधी अंश का अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1953 ईस्वी में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। चूंकि तासी ने मूल रूप से इस ग्रंथ को लिखा फ्रेंच भाषा में, इसके हिंदी संबंधी अंश का अनुवाद कौन करता है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय 1953 ईस्वी में। और किस नाम से? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। वार्ष्णेय जो थे प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे। वार्ष्णेय द्वारा अनुदित ग्रंथ में कुल रचनाकार 358 हैं, हिंदी के रचनाकार 220 हैं। यहाँ बढ़ गए हैं क्योंकि गारसा दैतासी ने तो हिंदी के रचनाकार 72 ही लिए हैं, यहाँ वार्ष्णेय ने 220 कर दिए हैं। देखिए, हिंदी के रचनाकारों की संख्या बढ़ गई है यहाँ पे। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। हम हालांकि इन सब चीज़ों को हमारी क्लासेज में पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से, तो ये बताना मैंने यहाँ उचित समझा आपको। तो ये हुए गारसा दैतासी के संबंध में आए हुए पिछली परीक्षाओं में प्रश्न। आपने एक बात यहाँ पर यह ध्यान रखनी है कि नेट के जो क्वेश्चंस है वो मैंने इसमें सम्मिलित नहीं किए हैं, वो हम एक अलग प्रश्नोत्तरी जो है, जब हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा हो जाएगा उसके बाद हम चलाएंगे स्पेशल प्रश्नोत्तरी, जिसमें सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न 9 नंबर, देखिए 9 नंबर हमारा प्रश्न है, शिव सिंह सरोज का रचना काल है। क्या पूछा गया है? शिव सिंह सरोज का रचना काल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए है ऑप्शन 1833 ईस्वी, बी है 1830 ईस्वी, सी है 1836 ईस्वी और डी है 1840 ईस्वी। लेकिन यहाँ पर एक कमी जो है, ये क्वेश्चन गलत है। टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, शिव सिंह सरोज का रचना काल पूछा गया है, लेकिन एक भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि 1833 की जगह 1883 होना चाहिए था। तो शिव सिंह सरोज का रचना काल जो है वो 1883 ईस्वी है। ये क्वेश्चन जो है वो गलत है। यहाँ देखिए, शिव सिंह सरोज के रचनाकार कौन है? शिव सिंह सेंगर। रचना काल 1883 ईस्वी शुक्ल जी के अनुसार और सर्वमान्य भी है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने आधुनिक हिंदी साहित्य में 1877 ईस्वी इसका रचना काल माना है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जो है अपनी पुस्तक हिंदी पुस्तक साहित्य में 1878 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष मानते हैं। इसका प्रथम प्रकाशन 1878 ईस्वी में हुआ, किंतु कुछ त्रुटियां रह जाने के कारण इसे 1883 ईस्वी में पुनः प्रकाशित करवाया गया और जो सर्वमान्य मत है वो है 1883 ईस्वी शुक्ल जी के अनुसार, और यही जो शिव सिंह सरोज का रचना काल माना जाएगा। इसमें कहीं भी इस प्रश्न में 1883 ईस्वी नहीं दिया गया है, इसलिए यह प्रश्न जो है वो गलत ठहरता है। आगे देखिए, शिव सिंह सरोज के बारे में एक ही क्वेश्चन आया था, लेकिन सब बातें बता देता हूं मैं। शिव सिंह सरोज की प्रकाशन संस्था नवल किशोर प्रेस लखनऊ द्वारा ये ग्रंथ जो है प्रकाशित हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट बात है, किसी भारतीय विद्वान व हिंदी भाषा में रचित यह प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ था। इसमें लगभग 1003 कवियों का जीवन परिचय, उनकी कविताओं के उदाहरण सहित पहली बार प्रस्तुत किए गए और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वृत्त संग्रह है कहा है, शिव सिंह सरोज को। तो चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
10 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है प्रश्न? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है, क्या नाम है? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी गार्सा द तासी, सी विलियम वर्ड्सवर्थ और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर पूछा गया है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी गार्सा द तासी, सी विलियम वर्ड्सवर्थ और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो उम्मीद है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने इसका उत्तर लगा दिया होगा। ए जॉर्ज ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ जो है लिखा था और एक एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका थी उसके विशेषांक के रूप में, और फिर स्वतंत्र पुस्तक के रूप में ये ग्रंथ जो है इनका प्रकाशित हुआ। काल क्रमानुसार 11वां प्रश्न यहाँ पर देखिए उसी से संबंधित है। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, जिसमें काल क्रम से वो ग्रंथ जो लिखा गया है। ऑप्शन ए शिव सिंह सरोज, बी इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी, सी तस्किराए सुअरा हिंदी और डी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। डी क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो मेरा यह विश्वास है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने इसका उत्तर लगा दिया होगा। मैं अब आपको बता रहा हूँ काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया। देखिए साहित्य इतिहास लेखन की कालानुक्रम पद्धति जो सबसे प्रचलित पद्धति है, किसके बारे में? सबसे प्रचलित पद्धति इतिहास लेखन की बारे में। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने इसका प्रयोग किया, कालानुक्रमी पद्धति। कालानुक्रम पद्धति का सबसे पहले शिव सिंह सरोज जो लिखा गया था वर्णानुक्रम पद्धति से था, अल्फाबेटिकली था, हिंदी के वर्ण क्रमों के अनुसार लिखा गया था। इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी भी वर्णानुक्रम था। तो कालानुक्रमी पद्धति से लिखा गया प्रथम ग्रंथ जो होता है वो हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, डी जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगला क्वेश्चन किस लेखक ने? प्रश्न संख्या हमारी है 12वां ये प्रश्न हमारा है। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? वही क्वेश्चन दोबारा से पूछा गया। शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन, डी जॉर्ज ग्रियर्सन। तो किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? 12वां प्रश्न आदिकाल से संबंधित। आपने उत्तर इसका लगा दिया होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन होगा डी सही, जॉर्ज ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ लिखा और सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन जो है जॉर्ज ग्रियर्सन के इसी ग्रंथ में हमें मिलता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। सर की उपाधि बाद में दे दी गई थी। सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया और इन्होंने रचना लिखी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और इसी ग्रंथ के अंदर सर्वप्रथम क्या किया गया? काल विभाजन का प्रयास किया गया हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम। यह ग्रंथ 1888 ईस्वी में कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी, जिसकी स्थापना की थी विलियम जोन्स ने, जो कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे। तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित एक पत्रिका निकलती थी वहाँ से, उसके विशेषांक के रूप में प्रकाशित ग्रियर्सन का ये ग्रंथ हुआ 1888 ईस्वी में। फिर 1889 ईस्वी में एक पुस्तक के रूप में, स्वतंत्र पुस्तकाकार के रूप में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के शीर्षक से ये जो है रचना इनकी
प्रकाशित होती है। कहाँ से? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से। तो इसका रचनाकाल 1889 ईस्वी, लेखक सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, और जो प्रकाशक संस्था है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है। और सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किया गया है इसमें। अपने साहित्य इतिहास में ग्रियर्सन ने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 11 युगों में बांट दिया है। युग तो ज़्यादा उन्होंने दिए हैं। वह अपने ग्रंथ को 12 अध्याय 12 है, जिनमें से 11 युग है। एक 12वां विविध जो है वो युग नहीं है, केवल अध्याय है। 12 अध्यायों में विभक्त किया है। 12वां अध्याय विविध है जो युग नहीं है। आचार्य शुक्ल ने ग्रियर्सन के 11 युगों को अध्यायों के नाम मात्र ही कहा है। देखिए कौन कौन से युग हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रियर्सन की तो पूरी बात को यहीं समाप्त करते हैं। ग्रियर्सन द्वारा दिए गए हिंदी साहित्य के विकास के 11 युग जो उन्होंने अपने ग्रंथ में काल विभाजन किया है, काल क्रमानुसार लिखा है। तो कौन कौन से हैं? पहला चारण काल, ये अध्याय भी हैं। पहला अध्याय भी ये होगा, अध्याय भी होगा साथ में। पहला अध्याय एक युग है, सभी अध्याय जो है वो युग है 12वें को छोड़कर। पहला चारण काल 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक, तो आदिकाल को चारण काल कह दिया है। दूसरा देखिए 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। ग्रियर्सन के बारे में जब पढ़ा था तो पूरा पढ़ भी चुके हैं। दूसरा युग जो है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा जायसी की प्रेम कविता। चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से 1600 ईस्वी तक। पांचवा मुगल दरबार। छठा तुलसीदास। सातवां रीति काव्य 1580 ईस्वी से 1692 ईस्वी तक। आठवां तुलसी के अन्य प्रवृत्ति 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक इसका समय मान लिया। नौवां 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी के बाद देखिए 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान कंपनी आ गई है, यहाँ राज स्थापित हो गया 1800 से 1857 ईस्वी। और 1857 के बाद 11वां युग महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान। 1857 की क्रांति के बाद महारानी विक्टोरिया ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली कंपनी से छीनकर। तो महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान ये हो गया 11वां युग। और 12वां अध्याय इनका विविध है। 11 क्रमांक तक तो युग और अध्याय है। अध्याय जो है वो एक विशेष युग को का प्रतिनिधित्व करते हैं। 11 तक तो 12वां केवल अध्याय है, कोई युग नहीं है, विविध नाम है। तो विविध चीज़ें इसमें डाल दी है इन्होंने। अगला हमारा प्रश्न देखिए 13वां। अब की बार जब हम पढ़ेंगे तो क्रमांक में लगा कर लाऊंगा। 13वां डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। डॉक्टर कौन है? किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? ऑप्शन ए है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। बी है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सी ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। डी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। इनमें से देखिए 3 ग्रंथ तो है अंग्रेजी के, इंग्लिश भाषा के, और ये जो ग्रंथ है ये है फ्रेंच का। तो इनका हिंदी अनुवाद किया गया है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। तो कौन सा ग्रंथ है जिसका हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से है? बहुत ही आसान प्रश्न है, आपने इसका उत्तर सोच लिया होगा और मैं मानता हूँ आपका जवाब सही होगा। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी अनुवाद किया था। अगला प्रश्न 14वां हमारा प्रश्न देखिए। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो बहुत ही आसान यहाँ पर उत्तर होने वाला है। ए डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। डी डॉक्टर जगदीश गुप्त। इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ अलग से इसे रखा है, नहीं तो क्वेश्चन तो यही है, सेम ही है। तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त इसका ए आंसर होगा। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। देखिए
ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने 1957 में किया। यहाँ पर सन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इतना पूछा जा चुका है तो सन भी किसी वर्ष पूछा भी जा सकता है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया। ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने 1957 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है 15वां, मिस्र बंधु विनोद पर हम आ चुके हैं। मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? ऑप्शन ए 3 भाग, बी 4 भाग, सी 1 भाग और डी 2 भाग। तो मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो ऑप्शन मैं यहाँ उत्तर बता रहा हूँ, बड़ा आसान उत्तर है। जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने हमारे वीडियो क्लासेज जिन्होंने पूरी देखी है, उनके लिए ये कुछ भी नहीं है। मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो 4 भागों में। यहाँ मिस्र बंधु विनोद जो है 4 भागों में प्रकाशित हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए 16वां, मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? देखिए मिस्र बंधु विनोद हमें पता लग गया 4 भागों में प्रकाशित हुआ। चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए 1934 ईस्वी, बी 1913 ईस्वी में, सी 1910 ईस्वी में और डी 1900 ईस्वी में। इनमें से किस वर्ष मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित होता है? तो आपने आंसर इसका लगा दिया होगा। उत्तर बहुत ही आसान, मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन ए 1934 ईस्वी में मिस्र बंधु विनोद जो है इसका चौथा भाग प्रकाशित होता है नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। देखिए डिटेल व्याख्या देखिए। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित। ये रचना काल प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी, प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी, चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में, चौथे भाग का संबंध आधुनिक काल यानी वर्तमान काल से इसका है। यह इतिहास ग्रंथ नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा चलाए गए हस्तलिखित ग्रंथों की खोज अभियान के आधार पर जो है लिखा गया और इसकी प्रकाशक संस्था नागरिक प्रचारणी सभा है, सभा काशी। अगला प्रश्न देखिए 17वां प्रश्न, मिस्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है। ऑप्शन ए श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र। ऑप्शन बी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। सी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र। डी गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। मिस्र बंधु विनोद जो कि 4 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग इसके प्रकाशित हुए 1913 ईस्वी में और प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में और चौथा भाग 1934 ईस्वी में। अब इसके लेखक भी 3 थे, 3 भाई थे मिस्र बंधु। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन से भाइयों ने यह लिखा? तो मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ इसका। देखिए ऑप्शन बी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र 3 भाइयों ने मिस्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। यहाँ देखिए मिस्र बंधु विनोद, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। मिस्र बंधु वैसे भाई तो 4 थे। चौथे भाई थे वासुदेव बिहारी मिश्र, साहित्य इतिहास लेखन में संलग्न नहीं थे। यह ग्रंथ केवल इन 3 भाइयों ने लिखा। प्रकाशन ये यहीं साथ में मैं लिख देता हूँ। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में और चौथा भाग 1934 ईस्वी में इसका प्रकाशित हुआ। 3 भाई थे, श्रीयुत श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। और ये वैसे 4 भाई थे। वासुदेव बिहारी मिश्र चूंकि क्या हुआ कि साहित्य इतिहास लेखन में संलग्न नहीं थे तो यहाँ उनका नाम नहीं आएगा। आगे चलिए
18वां हमारा प्रश्न यहाँ, किस साहित्य इतिहास लेखक ने काल विभाजन में कवियों का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो वो कौन है? काल विभाजन में कवियों का सर्वाधिक उपयोग किसने किया है? ए ऑप्शन ए मिस्र बंधु, बी ग्रियर्सन, सी हरिओद, डी श्याम सुंदर दास। तो बड़ा ही आसान है, ऑप्शन ए मिस्र बंधु। मिस्र बंधु विनोद में बहुत सारे कवियों का वर्णन है और काल विभाजन में कवियों के नाम सर्वाधिक जो है उपयोग किया है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 19वां प्रश्न हमारा है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? सबसे ज़्यादा कवि, सर्वाधिक कवियों के नाम उपयोग किए हैं। तो 5000 कवियों का विवरण, ऑप्शन ए मिस्र बंधु, बी शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और सर जॉर्ज ग्रियर्सन। किसने इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो वो है मिस्र बंधु, मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद में मिस्र बंधुओं ने लगभग 5000, टोटल कवि कितने हैं, कुल कवि कितने हैं? 4591, लगभग 5000 हो गए कवियों को स्थान दिया है। यह ग्रंथ 2250 पृष्ठों का है और 4 भागों में विभक्त है और गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र इसके रचयिता हैं। 4 भाग हैं और प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सेंगर ने लगभग 1000 कवियों का परिचय दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी 1000 और जॉर्ज ग्रियर्सन ने लगभग 900 कवियों का परिचय अपने ग्रंथ में दिया है। तो मिस्र बंधुओं ने 5000 कवियों का परिचय दे दिया है। आगे चलिए, अगला हमारा प्रश्न 20वां, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो यहाँ पर आपको मिस्र बंधुओं का काल विभाजन पूर्ण रूप से याद होना चाहिए। परिवर्तन काल उन्होंने एक काल का नाम दिया है। ऑप्शन ए संवत 1890 विक्रमी से संवत 1925 विक्रमी, एक तो ये। बी संवत 1791 विक्रमी से संवत 1889 विक्रमी, संवत 1890 से संवत 1925 विक्रमी, संवत 1791 से 1889 विक्रमी। कौन सी जो सीमा है इन चारों ऑप्शनों में से वो परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है मिस्र बंधुओं ने? तो यहाँ पर ऑप्शन होगा, आपने एक बात इसमें जो गौर की है तो वो यह है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों ही समान है, तो बिल्कुल। और ऑप्शन बी और डी जो है वो दोनों समान है। तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही जो है डिलीट होने वाला है, लेकिन इसका सही आंसर होगा ए कह लो या सी कह लो, 1890 से 1925 विक्रमी। यहाँ देखिए परिवर्तन काल, चौथा काल यहाँ पे परिवर्तन काल 1890 से, चलो मैं आपको पूरे काल ही बता देता हूँ। मिस्र बंधुओं ने जो है अपने ग्रंथ को 5 कालों में विभक्त किया है। जो 4 भाग है ग्रंथों के उनको 5 कालों में विभक्त किया है। पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 काल खंडों में, जिस तरह शुक्ल जी ने 4 काल खंडों में विभक्त किया है, उसी तरीके से देखिए। पहला काल आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया। 700 विक्रमी से 1444 विक्रमी संवत तक इनका मानना है कि ये काल चला, आदिकाल। यानी कि ईस्वी सन की अगर बात करें तो 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक का जो काल है वो आरंभिक काल है। आरंभिक काल को भी इन्होंने उपविभाजित किया 2 भागों में। उपविभाजन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चूंकि अब प्रसंग है तो देखिए, 1 नंबर है पूर्वारंभिक काल 700 से 1343 विक्रमी संवत, और उत्तरारंभिक काल बाद का जो आरंभिक काल है समाप्ति की ओर था 1344 से 1444।
और सारा का सारा अगर हम कहें तो 700 विक्रमी से 1444 विक्रमी संवत तक आरंभिक काल नाम दिया। और ईस्वी सन में 57 घटा दीजिए, 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी आरंभिक काल। दूसरा काल जो है इन्होंने माना माध्यमिक काल। माध्यमिक काल भक्ति काल वाला समय है। 1445 विक्रमी संवत से 1680 विक्रमी संवत ईस्वी सन में करना है तो 57 घटा दीजिए, ये चालू तो हो जाएगा, शुरू होगा 1388 ईस्वी से। ठीक है, तो इसे भी दो भागों में विभाजित किया इन्होंने। माध्यमिक काल को भी, भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा। पूर्व माध्यमिक काल जो पहले का माध्यमिक काल है 1445 से 1560 विक्रमी संवत तक, और दूसरा भाग इसका प्रौढ़ माध्यमिक काल। यहाँ देखिए उत्तरारंभिक है, यहाँ प्रौढ़ माध्यमिक है। बाद के काल को उत्तर माध्यमिक काल न कहकर इन्होंने प्रौढ़ माध्यमिक काल कहा। 1561 विक्रमी संवत से 1680 विक्रमी संवत तक इसका काल माना। तीसरा काल रीतिकाल को इन्होंने अलंकृत काल नाम दिया। 1681 विक्रमी संवत से 1889 विक्रमी संवत तक ये काल माना। इसे भी दो भागों में विभाजित किया। पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790 विक्रमी संवत, और चौथा ये 6 नंबर जो है 30 काल उपकाल जो है 6 नंबर उत्तर अलंकृत काल 1790 विक्रमी से 1889 विक्रमी संवत। अब देखिए यहाँ पे चौथा काल इन्होंने परिवर्तन काल, रीतिकाल के बाद जो है आधुनिक काल, आधुनिक काल से पहले परिवर्तन काल, आधुनिक काल में ही परिवर्तन जो है आरंभ हुआ। 1890 से 1925 विक्रमी संवत का काल जो है इन्होंने नाम दिया परिवर्तन काल। और ये वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, जब इन्होंने ग्रंथ लिखा 1926 विक्रमी संवत से अब तक अद्यतन यानी कि अभी भी जारी है। परिवर्तन काल में वर्तमान काल का उपविभाजन नहीं किया, तो 5 तो इनके हो गए ये बड़े बड़े काल विभाजन। अब अगर उपविभाजन की बात करें तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये परिवर्तन काल 7वां और ये 8वां। 8 कालों में इसका जो है उपविभाजन समेत तो 8 काल बन जाएंगे। और वैसे ये 5 कालों में अपने ग्रंथ को विभक्त किया। और हमारा जो था परिवर्तन काल से संबंधित क्वेश्चन ये है परिवर्तन काल का समय। और इन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। 5 उपविभाजन आपको याद रखने हैं। उपविभाजन नहीं, मुख्य जो है काल विभाजन, इनके 5 कालों को इन्होंने आपने जो है याद रखना है। मिस्र बंधुओं ने अपने संपूर्ण इतिहास ग्रंथ को 5 कालखंडों में विभक्त कर उनका उपविभाजन 8 कालखंडों में किया है। वेरी सिंपल। तो चलिए आगे 21वां। मिस्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद के अतिरिक्त एक पुस्तक इनकी और है हिंदी नवरत्न। हिंदी के 9 कवियों का उसमें परिचय इन्होंने दिया है, इसीलिए नवरत्न नाम है। ऑप्शन ए, किस कवि को उसमें स्थान नहीं मिला है? कौन सा कवि उन 9 कवियों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए मतीराम, बी देव, सी जायसी, डी सूर। तो अगर हम आपने क्लासेज अच्छे से देखी है तो बिल्कुल आसान उत्तर है। उत्तर होगा यहाँ पे जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी को हिंदी नवरत्न में स्थान नहीं दिया। देखिए हिंदी नवरत्न की रचना मिस्र बंधुओं ने 1910 ईस्वी को की थी। इसमें हिंदी के 9 कवियों का परिचय दिया गया है। ये 9 कवि निम्नलिखित है: बृहत्त्रयी, मध्यत्त्रयी और लघुत्तरयी। 3 भागों में इन्होंने विभाजित किया है। बृहत्त्रयी में तुलसी, सूर और देव आएंगे। मध्यत्त्रयी बिहारी, भूषण और केशव, और लघुत्तरयी मतीराम और चंदबरदाई हरिश्चंद्र। ये रचनाकार हैं। ये 9 कवि: 1 तुलसी, 2 सूर, 3 देव और 4 बिहारी, 5 भूषण, 6 नंबर केशव,
7 नंबर मतीराम, 8 नंबर चंद्रवरदाई और 9 नंबर हरिश्चंद्र। ये मैंने यहाँ पर इन्होंने जो बृहत त्रयी, मध्य त्रयी और लघु त्रयी बनाई है उसी के हिसाब से मैंने यहाँ लिखे हैं। तो बृहत त्रयी में तुलसी सूरदेव, मध्य त्रयी में बिहारी भूषण केशव और लघु त्रयी में मतीराम, चंद्रवरदाई, हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये 9 कवियों का परिचय हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने दिया, जो 1910 में लिखित है। 1910 में रचित ये रचना है, इसमें जायसी को कोई स्थान नहीं दिया गया। हिंदी साहित्य में देव बड़े बिहारी का विवाद आरंभ करने वाले विद्वान जो है मिश्र बंधु ही हैं। और बड़े कौन हो जाते हैं? बृहत्त्रयी में तो देव हैं, तो देव अवश्य ही बड़े हो गए। मध्यत्रयी में है बिहारी, तो देव बड़े हो जाते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न देखिए 22वां। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? ऑप्शन ए शिव सिंह सेंगर, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी जॉर्ज ग्रियर्सन, डी मिश्र बंधु। किसने हिंदी साहित्य के इतिहास को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया? तो बिल्कुल आसान उत्तर है ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान किया है। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की जो परंपरा का विकास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। ये सबसे पहला जो शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, ये सबसे पहला एवं वैज्ञानिक इतिहास जो है ग्रंथ माना जाता है। 23-25 क्वेश्चन आज देख लेते हैं, क्लास लंबी हो जाएगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कालों का नामकरण का आधार क्या रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है उन्होंने अपना जो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा, उसमें कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? ऑप्शन ए पूर्व परंपरा, बी युग प्रवृत्ति, सी प्रमुख ग्रंथ, डी इनमें से कोई नहीं। पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका उत्तर लगाइए, बहुत ही आसान। देखिए मैं बताता हूँ आपको, इसका उत्तर होगा 23वें क्वेश्चन का बी युग प्रवृत्ति। युग प्रवृत्ति के अनुसार से देखिए, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों को परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ इनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। और इसी तरीके से जब युग प्रवृत्ति में, जन प्रवृत्ति में, चित्त प्रवृत्ति में परिवर्तन होता है तो काल जो है वो बदल जाता है। दूसरा साहित्य, दूसरे प्रकार का साहित्य, दूसरी प्रवृत्ति का साहित्य लिखा जाने लगता है। तो युग प्रवृत्ति जो है कालों के नामकरण का आधार रहा है शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में। 24वां हमारा क्वेश्चन देखिए, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? जो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वो मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? ऑप्शन ए हिंदी कविद रत्नमाला, बी हिंदी शब्द सागर, सी हिंदी विश्वकोश और डी धर्मशास्त्र का इतिहास। तो इनमें से किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास? तो उत्तर है ऑप्शन बी हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। और जो बाद में, पहले तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका शुक्ल जी ने लिखी, बाद में जो है भूमिका लंबी हो गई और उसमें कुछ जो है शुरू में बातें बढ़ा दी गई और अंत में बढ़ा दी गई और स्वतंत्र पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित की गई। हमारा 25वां क्वेश्चन देखिए, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? ऑप्शन ए हिंदी शब्द सागर, बी हिंदी साहित्य कोश,
सी हिंदी साहित्य सागर, डी हिंदी सरित सागर। तो किस भूमिका के रूप में छपा था? बिल्कुल आसान, यह भी पूछा गया टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में और प्रवक्ता में भी पूछा गया है यह केवीएस में। तो यहाँ इसका उत्तर होगा हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा। देखिए, हिंदी शब्द सागर के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विद्वान जो हैं वो बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य शुक्ल, रामचंद्र वर्मा, सरयू कर्ण पारिक और डॉक्टर हरदेव भारी। इन्होंने मिलकर जो है हिंदी शब्द सागर का निर्माण किया। नागरी प्रचारणी सभा ने 1908 ईस्वी में इन्हें शब्दकोश लिखने के लिए बुलाया था। इन विद्वानों को, उपर्युक्त विद्वानों को जो हमने ऊपर बात की, इन विद्वानों को शब्दकोश लिखने के लिए बुलाया था। इन्होंने मिलकर 1928 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर नाम से हिंदी का शब्दकोश लिखा और उसकी भूमिका लिखी। इस शब्द सागर नामक जो शब्दकोश है नागरी प्रचारणी सभा का, इसकी भूमिका लिखते हैं आचार्य शुक्ल और वही भूमिका उनका इतिहास ग्रंथ बन जाती है। आगे देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पर 25 नंबर हमारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा ऑप्शन ए 1917, बी 1918, सी 1919 और डी 1929 ईस्वी। तो यहाँ पर सही उत्तर इसका होगा डी 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो प्रकाशित हुआ। हमारा यहाँ पर 26वां प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी की से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया? हमें पता है कि 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से जो पुस्तक रामचंद्र शुक्ल की प्रकाशित हुई वो पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में रचित थी। किस शीर्षक से? हिंदी शब्द सागर की भूमिका शुक्ल जी ने किस शीर्षक से रची? ए है हिंदी साहित्य की भूमिका, बी हिंदी साहित्य की परंपरा, सी हिंदी साहित्य का अतीत और डी हिंदी साहित्य का विकास। किस नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर की भूमिका लिखी जो बाद में उनका स्वतंत्र हिंदी साहित्य का इतिहास ये भूमिका बनी? ये तो पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब भूमिका का क्या नाम था? जब शब्द सागर में ही यह पुस्तक थी, इनकी भूमिका में थी, तब इसका नाम और था। और वो क्या नाम था इन चार ऑप्शनों में से? देखिए, मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का विकास नाम से शब्द सागर की भूमिका लिखी आचार्य शुक्ल का यह ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। जनवरी 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का विकास, यही है हमारा उत्तर, हिंदी साहित्य का विकास डी हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखी। इसी वर्ष के मध्य में उस भूमिका के आरंभ व अंत में बहुत सी बातें बढ़ाकर स्वतंत्र पुस्तकाकार के रूप में शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित करवाई। यानी कि 1929 में ही इसी वर्ष के मध्य में उस भूमिका के जो हिंदी साहित्य के विकास नाम से लिखी गई थी उसके आरंभ और अंत में बहुत सारी बातें शुक्ल जी ने बढ़ाकर एक स्वतंत्र पुस्तकार के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से इस पुस्तक को प्रकाशित करवाया। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन। बहुत सारे पुराने क्वेश्चन जो हैं वो मैंने संग्रहित किए हैं। तो आज 26 इसी के साथ हम ये क्लास समाप्त करते हैं और आदिकाल के समस्त प्रश्नों को हम देखेंगे जो भी परीक्षा में पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। और इन्हीं प्रश्नों में से अगर आपने इन्हीं प्रश्नों को ही एकमात्र अगर आपने देख लिया तो भी आप आगामी परीक्षाओं में कंपटीशन में बने रह सकते हैं। अगर आप पूरे तरीके से ना पढ़े हों और समय नहीं मिला हो तो केवल इन्हीं को देखने से आप कम से कम जो है प्रतियोगी परीक्षा में कंपटीशन में आप बने रह सकते हैं। हिंदी विषय के बारे में बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इन्हीं में से आपको जो है प्रश्न, इसी तरह हम भक्ति काल के भी देखेंगे, रीति काल के भी देखेंगे, आधुनिक काल के भी देखेंगे। एक संपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो प्रश्नमाला जो है
वो हम देखेंगे। पहले तो हम वो प्रश्न देखेंगे किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर हम अपनी एक जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला अन्य शुरू करेंगे जो महत्वपूर्ण, तो उसमें भी हम देखेंगे। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को यहीं विराम देता हूँ। अगली क्लास तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।